हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। और हम लोग बायोलॉजी कक्षा 12 की बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सीरीज में अभी हमने देखा, लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पोलन ट्यूब है, उससे पहले वाले पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखा था। लास्ट लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन देखा था। और आज का जो लेक्चर है, क्योंकि निषेचन हो गया, हमने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन जो होता है वो 3 घटनाओं में हम बांट लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं, जिनमें हम युग्मक बनाते हैं, मेल गैमीट बनाएंगे, नर और फीमेल गैमीट बनाएंगे, मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण करेंगे। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और निषेचन के बाद में आता है निषेचन पूर्व की घटनाएं, वो निषेचन बाद की घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन के बाद जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देख लिया, उसमें हमने मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया, ऑर्गन्स देख लिए, हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था। टुडे हम लोग देखेंगे कि निषेचन बाद की घटनाएं पार्ट 2 में क्या क्या होती हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पश्चात घटना में डियर स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या देखा था कि कोई परागनलिका थी, इस प्रकार से आई थी और इस प्रकार से आकर के अपने सारे के सारे न्यूक्लियस को इसमें छोड़ा था। तो जो पीछे वाला न्यूक्लियस था वो जाकर के जो एग सेल थी उसके न्यूक्लियस से मिल गया था, और उसने मिलने के बाद फ्यूजन किया था, तो जायगोट का निर्माण हुआ था। और जो द्वितीय केंद्रक था उसके साथ में दूसरा नर युग्मक गया था, उसने त्रिवृत्त केंद्रक का निर्माण किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो डायग्राम बना था, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो एग सेल है, जो अंड कोशिका थी, वो अंड कोशिका जायगोट में कन्वर्ट हो गए थे, युग्मनज। ये युग्मनज आगे की ओर जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और ये जो त्रिवृत्त केंद्रक है, इसी को हमने क्या कहा था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र कहा था। तो अब हमने जब इसके लिए कह दिया, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये त्रिवृत्त केंद्रक है, ये डिवीजन करेगा और जाकर के किसका निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। एंडोस्पर्म कहें या फिर इसे हम क्या कहेंगे, इसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा कि इसमें एंटीबॉडी सेल्स है, ये भी धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो जाएंगी, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और नीचे की जो सहायक कोशिकाएं ये भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इसी के बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो त्रिवृत्त केंद्रक है, ये केंद्र क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन करेगा। वो भी कौन सा, समसूत्री विभाजन करेगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं, या समसूत्री विभाजन अगर केंद्रक में हो रहा तो बनने वाले जो केंद्रक होते हैं उनमें क्रोमोसोम की या डीएनए की जो मात्रा होती है वो मात्र कोशिका के जस्ट बराबर होती है, जस्ट सिमिलर होती है। इसी को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन। तो स्टूडेंट्स याद रखना, माइटो डिवीजन क्या होता है, माइटो डिवीजन ऐसा विभाजन है जिसमें बनने वाली जो संतति कोशिकाएं होती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या या डीएनए का कंटेंट, डीएनए मटेरियल क्या मात्र कोशिका के जस्ट बराबर होता है, बिल्कुल उसके ही बराबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, किसके अंदर, जो त्रिवृत्त केंद्रक है, ये बहुत सारे त्रिवृत्त केंद्र बनाएगा, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और ये बहुत सारे मुक्त केंद्र बनाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्या बनाएगा, ये डिवीजन करेगा और बहुत सारे त्रिवृत्त केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, क्योंकि ये खुद ही एक त्रिवृत्त केंद्रक था। और त्रिवृत्त केंद्रक जब डिवाइड करता है तो कैसा और समसूत्री रहेगा, तो त्रिवृत्त केंद्रक ही बनाएगा, ट्रिप्लेट न्यूक्लियस ही बनाएगा, और बहुत सारे ट्रिप्लेट न्यूक्लियस बन जाएंगे। और कुछ जब बहुत सारे ट्रिप्लेट न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसके अंदर बहुत एक सेल जो होगी, जो एंडोस्पर्म सेल बताई थी हमने, बड़ी वाली सेल थी जिसके अंदर द्वितीय केंद्रक था, उसी सेल के अंदर बहुत सारे त्रिवृत्त केंद्रक आ जाएंगे। और ये जो त्रिवृत्त केंद्रक होंगे, ये त्रिवृत्त केंद्रक की केवल केंद्र की अवस्था है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने भरा लिखा भी है मुक्त केंद्र की अवस्था।
तो ऐसी भ्रूणपोष की वह अवस्था जिसमें त्रिगुणित केंद्रक विभाजन करके बहुत सारे त्रिगुणित केंद्रक या हजारों की संख्या में त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, तो भ्रूणपोष की वह अवस्था मुक्त केंद्र की अवस्था या फ्री न्यूक्लियर स्टेज, मुक्त केंद्र की अवस्था या फ्री न्यूक्लियर स्टेज कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना कि जो एंडोस्पर्म जो द्वितीय केंद्रक वाली सेल थी उसमें ही त्रिगुणित केंद्रक बना था और त्रिगुणित केंद्रक डिवाइड करेगा माइटोटिकली और बहुत सारे ढेर सारे क्या बनाएगा, बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या त्रिगुणित केंद्रक बनाएगा। तो इस प्रकार से एक सेल के अंदर बहुत सारे हजारों की संख्या में त्रिगुणित केंद्रक होंगे। तो भ्रूणपोष की अवस्था क्या कहलाएगी, भ्रूणपोष की अवस्था मुक्त केंद्र की अवस्था या फ्री न्यूक्लियर स्टेज कहलाएगी। आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा तो इसके बाद कुछ समय के बाद जो प्रत्येक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या सेल वॉल का निर्माण इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स इसमें पूरे में बन जाएंगी। इस प्रकार से क्या हमने देखा कि जो एंडोस्पर्म की जो फ्री न्यूक्लियर स्टेज थी इसमें प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या सेल वॉल का निर्माण हो गया। अब ये बहुत सारी कोशिकाएं हमें दिखने लगी, मतलब जैसे ही किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर सेल वॉल बन जाती है इस प्रकार से, तो क्या वो कोशिका होती है, क्योंकि कोशिका क्या होती है स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें हम लोग कि जैसे ये क्या है सेल वॉल है और इसके बीच में क्या रख दिया हमने न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या रख दिया न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगी एक सेल कहलाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो त्रिगुणित केंद्रक थे, त्रिगुणित केंद्रक के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या बन गए एक सेल बन गई। तो भ्रूणपोष की यह अवस्था क्या कहलाएगी, कोशिकीय अवस्था कहलाती है। तो यहीं पे हमने दिखाया कि केंद्रक के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है और भ्रूणपोष अब कोशिकीय हो जाता है, अर्थात इसी के साथ भ्रूणपोष का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि यहाँ पर ही भ्रूणपोष का निर्माण क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। इसी के साथ जब भ्रूणपोष का निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो भ्रूणपोष का निर्माण जब कोशिकीय हो जाता है, तो कोशिकीय होने के साथ साथ में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल, संचित खाद्य पदार्थ होते हैं जो बहुत ज्यादा इन कोशिकाओं के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये इकट्ठे क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो जायगोट है, ये जो जायगोट है, ये जायगोट किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। तो जब भ्रूण बनेगा एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, हर से अभी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह का डिवीजन होता है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए पोषक पदार्थ भी चाहिए होंगे, फूड मटेरियल भी चाहिए जिससे ये विकसित हो। तो इस भ्रूण का विकास होने के लिए पहले भ्रूण कोश का निर्माण होता है और उसी भ्रूण कोश से जो भ्रूण बनेगा, जो डेवलप होगा भ्रूण, उस भ्रूण को पोषण प्रदान होगा। कौन करेगा, भ्रूण कोश करेगा। आप लोगों ने नारियल, कच्चा नारियल देखा होगा, नारियल का पानी पिया होगा। तो जो नारियल का जो अंदर पानी होता है वो पानी एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। वो भी एंडोस्पर्म की कौन सी स्टेज, फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है। कैसी, मुक्त केंद्र की अवस्था में उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं इस पानी में जो हम लोग पीते हैं नारियल का पानी। अर्थात और आप लोगों ने नारियल खाया भी होगा, नारियल की जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो ग्री होती है, इसे हम खाते हैं, वो भी क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो एक जो कच्चा नारियल लेके आते हैं तो जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है एंडोस्पर्म की, मुक्त केंद्र की अवस्था होती है। तो जो हम व्हाइट वाली जो ग्री खाते हैं, बोला कि जो नारियल के अंदर जो ग्री होती है, व्हाइट पार्ट होता है, वो भ्रूणपोष की केंद्र की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम सभी ने क्या देखा है, हम सभी ने भ्रूणपोष देखा है। और डियर स्टूडेंट जैसे मूंगफली है, मटर है, सेम है, ये जो दलहनी फसलें हैं इनमें भ्रूणपोष तो होता है, लेकिन भ्रूणपोष जब बीज बनेगा, क्योंकि बीज बनता है तो भ्रूणपोष जो है, जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय सारा का सारा भ्रूणपोष एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, तो उसमें भ्रूणपोष दिखाई नहीं देता है। और डियर स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप नोट कर लेना कि कुछ जो सब पहले किसका निर्माण होगा, पहले भ्रूणपोष का निर्माण होगा। और जब भ्रूणपोष कुछ हद तक बन जाएगा, कुछ हद तक मतलब जैसे उसका 30%, 40%, 50% जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तभी हमारा ये जो जायगोट है ये डिवीजन करना स्टार्ट करता है, इसमें विभाजन स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि जब पहले भ्रूणपोष बन जाएगा तभी जायगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि इस जायगोट को जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण को एनर्जी चाहिए,
और बहुत सारे पदार्थ चाहिए, तो वो पदार्थ मिलेंगे कहाँ से खाने के लिए? वो मिलेंगे हमें एंडोस्पर्म से मिलेंगे। तो एंडोस्पर्म पहले क्या होता है कि कुछ हद तक भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, उसी के बाद भ्रूण का निर्माण होना स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्या देखा? भ्रूणपोष देखा, भ्रूणपोष का किस प्रकार से निर्माण होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। अब जो आगे का लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि भ्रूण क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, भ्रूण की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। अब हमें इस चैप्टर में दो तरह के भ्रूण पढ़ने हैं, एक मोनोकॉट, एक डाइकॉट। क्योंकि जो आपने आवृतबीजी पौधे जो एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़े थे, एंजियोस्पर्म प्लांट को हमने दो भागों में बांटा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, वो आप लोग जानते हैं अच्छे से, आप लोग पढ़ के आए होंगे। और नहीं पढ़ के आए हैं तो मैं आपको बताऊं, ऐसे पौधे जिनमें एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट पाई जाती है। कौन सी रूट? फाइब्रस रूट पाई जाती हैं, रेशेदार जड़ें जिसमें पाई जाती हैं, वो एक बीजपत्री होते हैं। और जिनमें जकड़ा या मुसला या टॉप रूट सिस्टम पाया जाता है, मुसला जड़ या टॉप रूट सिस्टम पाया जाता है, वो द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक, या जिनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। कैसे पैरेलल वेनेशन डियर स्टूडेंट्स? कि जैसे ये पत्ती है कोई, और पत्ती के ऊपर जो बेंस बनी हुई, इस प्रकार से कैसे पाया जाता है? समांतर वेनेशन पाया जा रहा है। जैसे केले में जैसे गेहूं में होता है, या फिर केला का हम बनाए तो केले में भी क्या समांतर इस प्रकार से हमें बेंस दिखाई देंगी। तो जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है वो एक बीजपत्री होते हैं। और जिनमें जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियां जैसे हमने इस प्रकार से पत्ती बनाई, पत्ती में इस प्रकार से हमें बहुत सारा जो वेन्स होती हैं, इनका जाल टाइप का बना दिखाई देगा। तो ऐसे अगर कोई पौधे हैं तो उन पौधों को हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करना, एक बार मोनोकॉट और डाइकॉट मतलब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के सिलेबस में से देख लेना। थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दी है, तो ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि भ्रूण होता क्या है। एक्चुअली में पता चल गया हमें भ्रूण होता क्या है, लेकिन मोनोकॉट और डाइकॉट के भ्रूण कैसे होते हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा बीज, इसी के साथ ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए हम आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और बाकी का कल मिलते हैं। पीछे का जो है रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।